और वो डॉक्टर के साथ ही आप बैठ के कंसल्ट करें तो ठीक रहेगा। राइट। सो सर, ब्लड ग्लूकोज का जो हम टेस्ट करते हैं HbA1c, ये क्या होता है? HbA1c कैसे निकल के आता है? देखिए, HbA1c का पहले तो हमें ये देखना होगा कि HbA1c है क्या, उसमें 1 क्या है हम्म। और HbA क्या है। तो इन जनरल जो हीमोग्लोबिन को ना हम बेसिकली डिनोट करते हैं HB से। हम्म। और क्योंकि एडल्ट हेमोग्लोबिन जो है वो HbA को बताता है, क्योंकि हमारे जो बॉडी में जो हेमोग्लोबिन है वो HbA टाइप है। और HbA में भी आपका HbA1 होता है, एक HbA2 होता है। ये वेरिएंट है बेसिकली आपका। तो जो भी ग्लोबिन चेन ओके। होता है ना, जैसे हीमोग्लोबिन में एक हीम हुआ जो आयन पार्ट हुआ, और एक ग्लोबिन हुआ जो प्रोटीन पार्ट है। तो ग्लोबिन में ओके। बेसिकली जो A है वो ग्लोबिन पार्ट है HbA का। और उस A में आपका 2 अल्फा और 2 आपका बीटा चेन होता है। अब यूजुअली क्या होता है, जब आपका किसी न्यू बॉर्न का जन्म होता है तो उस समय उनका गामा चेन होता है, और वो गामा चेन बेसिकली रिप्लेस हो जाता है बीटा चेन से आफ्टर 6 मंथ्स ऑफ बर्थ एक्चुअली। तो आप बच्चे जब बाहर आ जाते हैं, उनका जन्म हो जाता है, तो उसके 6 महीने बाद वो ऑलमोस्ट वो बीटा चेन रिप्लेस हो जाता है गामा चेन रिप्लेस हो जाता है बीटा चेन से। और वो जो हेमोग्लोबिन आता है जिसको हम एडल्ट हेमोग्लोबिन बोलते हैं वो आपका HbA होता है। और वो HbA में आपका एक A1 भी होता है, A2 भी होता है, क्योंकि अब प्रीडोमिनेटली हम्म। हमारे हेमोग्लोबिन में A1 पार्ट ज्यादा है, ऑलमोस्ट 97% 95% आपका HbA1 है। तो इसलिए जो ग्लूकोज मॉलिक्यूल अटैच होगा वो HbA1 से ज्यादा होगा, क्योंकि वही हमारा मेजॉरिटी ऑफ द डोमिनेंट हेमोग्लोबिन पार्ट वही है, वेरिएंट वही है। और जब उसमें ग्लाइकेशन होता है तो उसको हम HbA1c डिनोट करते हैं, ओके। और इसी को हम HbA1c बोलते हैं, क्योंकि ये हेमोग्लोबिन आपका बेसिकली ग्लूकोज से अटैच हो गया। और इसको जब हम वैल्यू देखते हैं, लेबोरेटरी में चेक करते हैं, तो इसकी वैल्यू को हम देख करके परसेंटेज में एस्टिमेट करते हैं, और जिसे हम HbA1c परसेंट बोलते हैं। तो इसके वैल्यू में कोई हम्म। मिलीग्राम पर डेसीलीटर इस तरह से आप नहीं देखोगे, आप देखोगे परसेंटेज में रहता है लिखा हुआ 5.6%, 6.2%, इस तरह से। और वो परसेंटेज का मतलब होता है कि कितने फ्रैक्शन ऑफ हेमोग्लोबिन आपके ग्लाइकेटेड है, बेसिकली शुगर से अटैच्ड। तो जितने भी टोटल हेमोग्लोबिन है, उस टोटल हेमोग्लोबिन का आप समझ लो, अगर आपका HbA1c 5.6 है तो आप समझ लो टोटल हेमोग्लोबिन का 5.6% आपका ग्लूकोज से अटैच्ड है। राइट। राइट। ये ग्लाइसेटेड आपने वर्ड यूज़ किया, एक ग्लाइसेटेड और एक ग्लाइकोसलेटेड होता है, इन दो वर्ड्स में क्या डिफरेंस है? देखिए, ग्लाइकेटेड हेमोग्लोबिन जो होता है ना, पहले तो हमें ग्लाइकेशन को समझना होगा और ग्लाइकोसिलेशन को समझना होगा। और क्योंकि मैं बहुत देख रहा हूँ कि बहुत इंटरचेंजेबली यूज होता है ये ग्लाइकेशन एंड ग्लाइकोसिलेशन। आप जितने भी टेस्ट कराते हैं लेबोरेटरी से, उसमें HbA1c को ग्लाइकोसिलेटेड हेमोग्लोबिन बोलते हैं, वो लिखे रहते हैं उसमें, रिपोर्ट्स में आप देखेंगे तो। और मेरे हिसाब से वो गलत है, मतलब पूरी तरह से गलत है। उनको ग्लाइकेटेड हेमोग्लोबिन टर्म यूज करना चाहिए, ना कि ग्लाइकोसिलेटेड। क्योंकि ग्लाइकेशन जो टर्म है ना, ये आपका बेसिकली एंजाइम डिपेंडेंट नहीं होता। अब कहने का ये मतलब है कि जैसे ही आपके ब्लड में हेमोग्लोबिन है, आरबीसी है, उस आरबीसी के अंदर हेमोग्लोबिन है। और ब्लड में क्योंकि 70 to 100 तो हमारा ब्लड शुगर रहता ही है, आप खाना खाओ या ना खाओ, उतना तो रहना ही है। अब जब उतना यस। ब्लड शुगर कंटिन्यूसली रह रहा है, देन डेफिनेटली उसकी वजह से कुछ आरबीसी तो आपका हेमोग्लोबिन तो शुगर से अटैच होना ही होना है, क्योंकि 70 to 100 तो हमेशा रहना है। इसलिए आपका HbA1c परसेंटेज में कभी जीरो नहीं हो सकता, क्योंकि बेस लाइन पे आपका ब्लड शुगर जब रहेगा तो वो कुछ ना कुछ हेमोग्लोबिन से अटैच होगा, और वो बिल्कुल। परसेंटेज में आता है। अगर आपका लोअर साइड ब्लड ग्लूकोज रहेगा तो हो सकता है 4.5 रहे HbA1c परसेंटेज में, 4.6 रहे, इस तरह से लोअर लिमिट की तरफ रहेगा। और ज्यादा से ज्यादा अगर ब्लड शुगर आपका रहेगा तो वो बढ़ता चला जाता है HbA1c परसेंटेज। और क्योंकि ग्लूकोज का जो अटैचमेंट हो रहा है आपका हेमोग्लोबिन से, वो कोई एंजाइम डिपेंडेंट नहीं है, ये बेसिकली कॉन्सेंट्रेशन डिपेंडेंट है। कि जैसे जैसे आपका ग्लूकोज का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ता जाएगा ब्लड में, वैसे वैसे वो अटैचमेंट होता जाएगा। मतलब डायरेक्टली है रिलेशन ये, क्योंकि ग्लूकोज जितना ज्यादा रहेगा ब्लड में, उतना ज्यादा वो हेमोग्लोबिन से अटैच होता चला जाएगा, होता चला जाएगा।
और उसकी वजह से, और कोई एंजाइम यहाँ पे नहीं रोल प्ले कर रहा होता है उस रिएक्शन में, जो भी कोवेलेंट रिएक्शन हो रहा है ग्लूकोज और आपके हेमोग्लोबिन में, क्योंकि हेमोग्लोबिन एक प्रोटीन स्ट्रक्चर है और उससे अटैच हो रहा है शुगर, और यहाँ पे कोई एंजाइम का रोल नहीं है, तो एंजाइम इंडिपेंडेंट रिएक्शन होता है ये। और इससे क्या हो रहा है, क्योंकि आपका शुगर प्रोटीन से अटैच हो रहा है और ये जब बढ़ता चला जाएगा तो इससे उस प्रोटीन का फंक्शन कॉम्प्रोमाइज होने लगेगा। क्योंकि इन जनरल जो भी HbA1c परसेंटेज हम नॉर्मल रेंज की बात करते हैं 5.1, 5.2, 5.7 के अंदर होना चाहिए, तो वहां तक अगर रहता है HbA1c परसेंटेज तो वहां तक आपका हेमोग्लोबिन का फंक्शन, कहने का मतलब है, कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा। लेकिन उससे ज्यादा अगर होने लगे देन डेफिनेटली वो एक पैथोलॉजी हो जाती है इन जनरल। और क्योंकि आप स्ट्रक्चर में कहीं ना कुछ ऑल्टरेशन कर रहे हो, क्योंकि ग्लूकोज जब उससे अटैच होगा तो स्ट्रक्चरली वो डिफरेंट हो जाएगा, और इस तरह से किसी भी प्रोटीन का स्ट्रक्चर अगर चेंज होता है तो उसका फंक्शन भी बदल जाता है। तो जो भी हेमोग्लोबिन आपका अपना फंक्शन कर रहा होता है, ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट हो गया, ये सारे जितने फंक्शन है, क्योंकि मेनली वो ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट ही कर रहा है, और इसलिए वो अगर फंक्शन कॉम्प्रोमाइज होगा देन डेफिनेटली आपको वीकनेस और ये सारी प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाएगी। टिश्यू के लेवल पे वो ऑक्सीजन डिलीवरी नहीं होगी प्रॉपर। तो ये जो ग्लाइकेशन हुआ ये एंजाइम इंडिपेंडेंट हुआ और ये प्रोटीन के फंक्शन को कॉम्प्रोमाइज किया, और ये बेसिकली रेगुलेटेड प्रोसेस नहीं है। जैसे कहने का मतलब है ना, इस प्रोसेस को कहीं पे कोई फीडबैक नहीं आ रहा हमारे बॉडी में कि अगर ग्लूकोज अटैच हो रहा है तो अब बॉडी उसको इनहिबिट करेगी कि अब मत अटैच हो, बहुत हो गया। ऐसा कुछ नहीं होता। अगर ग्लूकोज अटैच हो रहा है और ग्लूकोज आप खाए जा रहे हो, ग्लूकोज बढ़ता जा रहा है बॉडी में, डायबिटीज का भी लेवल बढ़ता जा रहा है, देन क्या होगा, वो अटैचमेंट होता चला जाएगा। ये काइंड ऑफ पैसिव है, मतलब जितना ज्यादा ग्लूकोज उतना ज्यादा HbA1c परसेंटेज, उतना ज्यादा अटैचमेंट। बट ये जो असॉल्ट हो रहा है, ये जो आप ग्लूकोज ले रहे हैं, अगर आप वंस इन अ वाइल ग्लूकोज का कुछ खाना ऐसा खा रहे हैं जिसमें हाई ग्लूकोज स्पाइक हो रहा हो आपका, वुड दैट ऑल्सो इफेक्ट योर HB मॉलिक्यूल स्ट्रक्चर, या ये रोज असॉल्ट करने पे ही चेंज होता है? हाँ, मैं उसको बतलाता हूँ। उसको HbA1c जब मैं वैल्यूज को बताऊंगा ना, ओवर एस्टिमेशन एंड अंडर एस्टिमेशन को भी मैं बताऊंगा, क्योंकि वहां पे भी वैल्यूज में कई बार ऐसा आता है कि फॉल्सली हाई आ जाता है आपका, फॉल्सली लो आ जाता है वैल्यू, तो उसको मैं बताऊंगा। और जहां तक ये ग्लाइकेशन की बात हो गई तो हम जान गए कि ये एक पैथोलॉजी है, ये कोई फिजियोलॉजिकल नॉर्मल चीज नहीं है। वहीं पे अगर ग्लाइकोसिलेशन पे आते हैं तो ग्लाइकोसिलेशन एक आपका एक बॉडी में ना हमारे एक प्रोसेस होता है ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसलेशन। ट्रांसक्रिप्शन का मतलब होगा, क्योंकि मैं थोड़ा सा जब भी टॉपिक को एक्सप्लेन करता हूँ तो कुछ साइंटिफिक मेडिकल टर्म आ ही जाता है और वहां पे मैं मतलब हेल्पलेस हो जाता हूँ, उसको यूज करना मेरे लिए मजबूरी हो जाती है। तो मुझे ऐसा लगता है जो भी पब्लिक देख रही है वो ये मान के चले कि कुछ नया सीखने को मिलेगा तो देखे, और उनको वही अगर बनाना ओट्स और दलिया करना है तो बाकी वीडियोस वो देख सकते हैं, बहुत सारे लोग हैं वैसे। तो नई चीजें सीखनी है तो आपको कुछ ना कुछ एफर्ट लेना पड़ेगा, नई वर्ड को सुनना पड़ेगा और समझने की कोशिश करनी पड़ेगी, क्योंकि यहाँ पे हेल्थ इंप्रूवमेंट की बात हो रही है। यहाँ पे कोई वही ड्रामा नहीं चल रहा कन्वेंशनल कि आप ये खा लो वो खा लो, हल्दी ले लो, गार्लिक ले लो, मेथी ले लो, है ना, ये सब हम लोग वो सब काम नहीं कर रहे हैं। तो इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि हमारे वीडियोस को जब भी कोई देखे तो एक प्रॉपर माइंडसेट के साथ देखे कि आज हमें कुछ नई चीज सीखने को मिलेगी। एक बार में नहीं समझ में आता है तो आप दोबारा देखो, कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि इन जनरल अगर मैं किसी वर्ड को बोलता हूँ ना तो उसको मैं शॉर्ट में एक्सप्लेन भी कर देता हूँ वहां पर, ऐसा नहीं है कि बस टर्म को यूज करके निकल जाता हूँ वहां से। तो जहां तक बात रही इस ग्लाइकोसिलेशन की, तो क्योंकि मैं बता रहा था कि हमारी बॉडी में एक ट्रांसक्रिप्शन, एक ट्रांसलेशन और एक पोस्ट ट्रांसलेशनल मॉडिफिकेशन होता है। और इन जनरल जब हम प्रोटीन सिंथेसिस की बात करते हैं ना तो उसको ही हम ट्रांसलेशन बोलते हैं, क्योंकि हमारी बॉडी में जो भी प्रोटीन सिंथेसिस हो रहा है वो ट्रांसलेशन की वजह से हो रहा है, उसे हम ट्रांसलेशन कह रहे हैं। और वो ट्रांसलेशन आ रहा है आरएनए से, राइबोन्यूक्लिक एसिड। अब पोस्ट ट्रांसलेशन मॉडिफिकेशन होता है, क्योंकि हमारा एक प्रोटीन स्ट्रक्चर तैयार हो गया जिसे हम ट्रांसलेशन बोल रहे हैं। अब प्रोटीन स्ट्रक्चर को तैयार होने के बाद उसमें शुगर मॉलिक्यूल का अटैचमेंट जरूरी हो जाता है और उसमें कार्बोहाइड्रेट जाकर के अटैच होता है उस प्रोटीन से। और जब कार्बोहाइड्रेट उससे अटैच होगा देन उस प्रोटीन का फंक्शन एनहांस हो जाएगा, जो बेसिकली जो डेस्टिन्ड था जिस काम को करने के लिए वो प्रोटीन,
अब वो उस काम को कर पाएगा, क्योंकि उसके सब बेसिकली ग्लाइकोसिलेशन प्रोसेस हो गया। तो इसे हम पोस्ट ट्रांसलेशनल मॉडिफिकेशन बोलते हैं, क्योंकि ट्रांसलेशन के बाद ये मॉडिफिकेशन हुआ, ये अटैचमेंट हुआ, कोवेलेंट प्रोसेस, कोवेलेंट रिएक्शन हुआ, जिससे ग्लूकोज अटैच हुआ उस प्रोटीन से और उस प्रोटीन के एक्शन को एनहांस कर दिया। अगर वो ग्लूकोज या कार्बोहाइड्रेट उससे अटैच नहीं होता तो वो प्रोटीन अपने काम को नहीं कर पाता। तो इस प्रोसेस को हम ग्लाइकोसिलेशन बोलते हैं। अब ये ग्लाइकोसिलेशन आपका फिजियोलॉजिकल प्रोसेस है और ये काइंड ऑफ रिक्वायर्ड है हमारी बॉडी के लिए, क्योंकि अगर प्रोटीन के साथ ये ग्लाइकोसिलेशन नहीं होगा तो प्रोटीन अपना काम नहीं कर पाएगा। और ये एंजाइम डिपेंडेंट है, ये बेसिकली रेगुलेटेड प्रोसेस है। हमारी बॉडी को पता है कि कब ग्लाइकोसिलेशन करना है, किस प्रोटीन के साथ करना है, कितना करना है, नहीं करना है। ये एक वेल रेगुलेटेड प्रोसेस है, एंजाइम डिपेंडेंट प्रोसेस है। और यहाँ पे प्रोटीन के फंक्शन को हम एनहांस कर रहे हैं। यहाँ पे प्रोटीन का फंक्शन डिटोरिएट नहीं हो रहा, जैसे हेमोग्लोबिन का वहां पे डिटोरिएट हो रहा था। तो ये सारे डिफरेंसेस को समझना है। इसलिए हेमोग्लोबिन के साथ जो शुगर मॉलिक्यूल का अटैचमेंट है वो ग्लाइकेशन है, स्पेसिफिकली एक्सक्लूसिवली। वहां पे कभी नहीं ग्लाइकोसिलेशन यूज होना चाहिए। तो ये ग्लाइकोसिलेशन और ग्लाइकेशन की बात हो गई। ओके आपने एक वर्ड यूज किया अंडर एस्टिमेशन ओवर एस्टिमेशन टेस्ट का जो होता है, वो क्या था? राइट, देखिए जब भी HbA1c परसेंटेज हम देखते हैं ना, तो जनरली डायबिटीज के कॉन्टेक्स्ट में ही देखते हैं, मानते हैं कि अगर कहीं से डायबिटीज हो गया है तो हम देखते हैं HbA1c परसेंटेज। लेकिन उस पेशेंट को डायबिटीज के डायग्नोसिस से पहले हम उसके कभी न्यूट्रिशन प्रोफाइल को चेक नहीं करते। मान लीजिए अगर कोई डायबिटीज का पेशेंट आ रहा है आपके पास, तो आप उसे ये नहीं सोच रहे हो कि इसे आयरन डिफिशिएंसी भी हो सकती है, इसे विटामिन B12 डिफिशिएंसी भी हो सकती है, मेटाबॉलिकली सिक है तो डेफिनेटली ये सब कहीं ना कहीं एंजाइम मिनरल की डिफिशिएंसी हो सकती है, विटामिन की डिफिशिएंसी हो सकती है। आप डायरेक्टली क्या करते हो, आप ब्लड शुगर देखते हो फास्टिंग, PP एंड HbA1c परसेंटेज में। अब प्रॉब्लम क्या है कि अगर वो न्यूट्रिएंट डेफिशिएंट होंगे वो पेशेंट्स, तो उस चक्कर में HbA1c का परसेंटेज जो है ऊपर नीचे हो सकता है। अब मैं बताता हूं कि कब ऊपर होगा कब नीचे हो सकता है। तो एक डायबिटीज का जैसे पेशेंट आया, उसका HbA1c मान लीजिए हमें मिलता है 9.5 या 10, ठीक है। अब 9.5 या 10 HbA1c परसेंटेज में हम देखेंगे तो मे बी एवरेज ब्लड शुगर कंट्रोल हम मान सकते हैं कि वो करस्पॉन्ड करता है लगभग 300-350 के अराउंड। ये बता रहा है कि 24 आवर्स में उनका लास्ट 2 to 3 मंथ से लगभग 300 के अराउंड रह रहा होगा, क्योंकि 9.5 का परसेंटेज का मतलब वही होता है, आप करस्पॉन्डिंग जब आप निकालेंगे वैल्यू तो वो उसी के अराउंड आएगा। लेकिन पेशेंट घबरा गया, वो डर गया कि भाई 300-350 रह रहा है लास्ट 3 महीने से, और मतलब पता नहीं क्या हो गया, क्यों हो गया। बहुत तरीके की बात उसमें दिमाग में चलने लगती है कि घर में किसी को डायबिटीज नहीं है, मैं ठीक ही ठाक रहता हूँ, खाना वाना ठीक ही खाता हूँ, हालांकि कोई खा नहीं रहा वो अलग बात है, बट उनको ऐसा लगता है और वो परेशान हो जाते हैं। लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि हो सकता है उनका वो 300 रेंज में नहीं रह रहा होगा। HbA1c परसेंटेज बता रहा है कि वो 300 के आसपास आपका रहता है, हो सकता है उनका 200 के आसपास रहता होगा, हो सकता है 250 के आसपास रहता होगा, एग्जैक्टली 300 नहीं रहता होगा। और ये इसलिए शायद हो रहा होगा क्योंकि शायद वो न्यूट्रिएंट कुछ न्यूट्रिएंट्स में डेफिशिएंट होंगे, हो सकते हैं जैसे आयरन डेफिशिएंट हो सकते हैं, वो विटामिन B12 डेफिशिएंट हो सकते हैं। और ये प्रॉब्लम इसलिए आती है क्योंकि जब आपकी बॉडी में आयरन की डिफिशिएंसी होगी, विटामिन B12 की डिफिशिएंसी होगी, तो आपकी बॉडी में हेमोग्लोबिन का प्रोडक्शन, RBC का प्रोडक्शन कॉम्प्रोमाइज हो जाएगा, क्योंकि बेसिकली ये रॉ मटेरियल है हेमोग्लोबिन के प्रोडक्शन के लिए, RBC के प्रोडक्शन के लिए। और RBC का प्रोडक्शन आपका बोन मैरो में हो रहा है। अब बोन मैरो को अगर आप रॉ मटेरियल्स ही नहीं देंगे आयरन के फॉर्म में, विटामिन B12 के फॉर्म में, तो वो बना नहीं पाएगा RBC। तो अब RBC जब नहीं बनेगा तो क्या होगा कि आपके सर्कुलेशन में फ्रेश न्यू RBC नहीं आ पाएंगे, क्योंकि बोन मैरो के लेवल पे ही नहीं बन पा रहा है, क्योंकि आपकी बॉडी में आयरन की कमी थी, विटामिन B12 की कमी थी। अब जब फ्रेश RBC नहीं आ रहा है तो इससे क्या होगा कि जो भी पुराने RBCs थे पहले से, उनमें वही शुगर मॉलिक्यूल अटैच होते रहेंगे कंटिन्यूसली। उनके पास नया कुछ आ ही नहीं रहा अटैच होने के लिए। ग्लूकोज वेट कर रहा है कि हम कुछ नया आएगा तो उससे अटैच होंगे, लेकिन नहीं, यहाँ पे तो हो नहीं रहा कुछ ऐसा।
यहाँ पे फ्रेश आरबीसी का प्रोडक्शन नहीं हो रहा, और फ्रेश आरबीसी जब तक न्यू नहीं आएगा ब्लड स्ट्रीम में तब तक ग्लूकोज उससे अटैच हो नहीं सकता। तो अब जो भी सर्कुलेटिंग ग्लूकोज है उनका, वो उसी आरबीसी से अटैच होता रहता है। और इसलिए HbA1c का परसेंटेज हम देखते हैं तो ऐसे पेशेंट्स में ओवर एस्टिमेशन हो जाता है। क्योंकि मान लीजिए अगर किसी आरबीसी को 90 दिन पे खत्म हो जाना था और उसी दौरान कुछ नए आरबीसीज को आ जाना था, तो वो सेम शुगर मॉलिक्यूल अगर फ्रेश आरबीसी से अटैच हो जाता तो उस पुराने वाले से अटैच नहीं हो पाता। तो exactly. एक टर्नओवर की तरह रिप्लेसमेंट के तौर पे क्या होता कि HbA1c का परसेंटेज फिर डाउन हो जाता, लेकिन ऐसा हो नहीं रहा यहाँ पे। क्योंकि फ्रेश आरबीसी नहीं आ रहा तो सेम आरबीसी में ग्लूकोज अटैच होता जा रहा है। तो आपका HbA1c का परसेंटेज क्या होगा, बढ़ जाएगा। और तो एक ये फॉल्स एस्टिमेट दे रहा है। तो ये आयरन प्रोफाइल में पूरी आयरन प्रोफाइल साथ में देखनी पड़ती है HbA1c के साथ, फेरिटिन, हीमोग्लोबिन। देखिए HbA1c परसेंटेज की अगर मैं बात कर रहा हूं तो वहां पे हमें बस ये देखना है कि आयरन डेफिशिएंसी है कि नहीं पेशेंट को, है ना। और आयरन डेफिशिएंसी अगर हम देखेंगे तो सिर्फ फेरिटिन से नहीं समझ पाएंगे, क्योंकि जो आयरन डेफिशिएंसी है ना उसके लिए पूरे आयरन प्रोफाइल को हमें चेक करना पड़ेगा, जहां पे हमारे पास सीरम फेरिटिन होता है, सीरम आयरन होता है, टोटल आयरन बाइंडिंग कैपेसिटी एक पैरामीटर होता है, उसमें एक ट्रांसफेरिन सैचुरेशन होता है। और ये सारे पैरामीटर्स को आपको ध्यान में रखते हुए आपको ये डिसाइड करना है कि पेशेंट को एक्चुअली आयरन डेफिशिएंसी है कि नहीं। और जब पता लग गया कि आयरन डेफिशिएंसी से है, देन उसका जो HbA1c परसेंटेज होगा डेफिनेटली ओवर एस्टिमेटेड आएगा, ज्यादा ही आएगा, फॉल्सली हाई आएगा। क्योंकि आयरन की जब कमी होगी तो फ्रेश आरबीसी नहीं आएगा, और उसी ओल्ड आरबीसी से अगर ग्लूकोज अटैच होता चला जाएगा, देन हमारा HbA1c का परसेंटेज बढ़ जाएगा और फॉल्सली हाई बताता है इसलिए। और सेम विटामिन B12 के साथ भी है सेम, क्योंकि फ्रेश आरबीसी उसमें भी नहीं आ पाएगा। मतलब आपका कहने का मतलब है कि विटामिन B12 के टेस्टिंग में भी सेम प्रॉब्लम हो सकती है। एग्जैक्टली। ओके। डॉक्टर, जो लोग रेड मीट ज़्यादा लेते हैं इनमें तो आयरन कंटेंट ज़्यादा होगा इन लोगों में, तो सेम प्रोसीजर उनमें भी काम करेगा कि उनका इन्वर्सली प्रोपोर्शनेटली कम आएगा HbA1c या ज़्यादा आएगा? ये एक्चुअली HbA1c परसेंटेज जो है ना, मतलब सिर्फ आपके आयरन का वैल्यू डिसाइड नहीं कर पाएगा, बहुत सारे फैक्टर्स हैं। अगर कोई पेशेंट है मीट बहुत खा रहा है, हो सकता है उसके आरबीसी का लाइफ स्पैन भी बढ़ जाए, क्योंकि जब आप मीट बेस्ड ईटिंग करते हैं, कार्बोहाइड्रेट कम खाते हैं, तो इन जनरल आपकी बॉडी में ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस कम होता है। और हमें पता है आरबीसी का डिस्ट्रक्शन क्यों होता है, हाई ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस से। और अगर आपकी बॉडी में ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस ज़्यादा नहीं है, देन क्या होगा, आरबीसी का लाइफ स्पैन हम मान सकते हैं कि बढ़ सकता है। और जब भी आरबीसी का लाइफ स्पैन बढ़ेगा तो HbA1c परसेंटेज वहां पे भी आपका बढ़ जाएगा, क्योंकि आरबीसी से कंटिन्यूसली ग्लूकोज अटैच होता रहेगा। अगर 3 महीने का कोई आरबीसी था जिसको रहना था 3 महीने तक, लेकिन अब वो 4 महीने रह रहा है, 5 महीने रह रहा है, तो उसी सेम आरबीसी से हेमोग्लोबिन से ग्लूकोज अटैच होता चला जाएगा। और इससे क्या होगा, HbA1c का परसेंटेज बढ़ जाएगा। तो मीट खाने से अगर HbA1c का परसेंटेज बढ़ रहा है तो इससे घबरा नहीं जाना है, मेरा कहने का ये मतलब है। हो सकता है आपका नॉर्मल भी रह सकता है HbA1c परसेंटेज, ऐसा नहीं है कि आप मीट खाएंगे तो आपका हमेशा ज्यादा ही आएगा। कुछ पॉपुलेशन है जिनमें देखा जाता है कि जो भी स्ट्रिक्ट कार्निवोर डाइट करते हैं उनका HbA1c परसेंटेज टुवर्ड्स प्री डायबिटीज की तरफ रहता है, 5.6 5.7 के अराउंड रहता है। और मुझे ऐसा लगता है कि वो कोई पैथोलॉजी नहीं है, वो कोई चिंता करने की बात नहीं है, क्योंकि आपका जो 5.7 आ रहा है वो ग्लूकोज डिसरेगुलेशन को नहीं बता रहा है, वो बस ये बता रहा है कि जो सेम ग्लूकोज मॉलिक्यूल है वो उस आरबीसी से ज्यादा दिनों तक अटैच रहा, और क्योंकि उस आरबीसी का लाइफ स्पैन ज्यादा था तो ग्लूकोज अटैच होता चला गया, और एक्स्ट्रा 2 महीने एक्स्ट्रा अटैच रहा उससे, क्योंकि उसकी लाइफ स्पैन बढ़ गई थी। और इसकी वजह से HbA1c का परसेंटेज आपका बढ़ जाता है, और आपको ऐसा लगता है कि ब्लड शुगर हमारा हाई रह रहा है। नहीं, ब्लड शुगर हाई नहीं रह रहा आपका जो आरबीसी है वो लंबे समय तक के लिए रह रहा है, इसलिए HbA1c का परसेंटेज आपका बढ़ गया।
तो बहुत लोग पैनिक हो जाते हैं, मतलब 5.4 5.5 जाता है HbA1c का परसेंटेज, और लोगों को लगता है कि अब जो है हमें कार्बोहाइड्रेट खाने की जरूरत है, हमारा HbA1c परसेंटेज बढ़ता जा रहा है, कुछ प्रॉब्लम है सीरियस। या पॉल सेलेडिनो आजकल यही बोल रहा है ना, HbA1c को कंट्रोल करना है तो कार्ब्स खाने पड़ेंगे, तो वो कुछ और बातें करी जा रहे हैं। हाँ एग्जैक्टली। बट आपने एक और कॉन्टेक्स्ट बताया था कि अगर आप स्ट्रेंथ ट्रेनिंग कर रहे हैं या आपका स्लीप खराब है या इमोशनल स्ट्रेस है, उसकी वजह से भी HbA1c चेंज हो जाता है। हाँ देखिए, HbA1c परसेंटेज अगर आपकी वैल्यू एक्चुअली चेंज कब करेगी ना, वो तभी चेंज करेगी जब 24 आवर्स पीरियड में आपका जो ब्लड शुगर है वो कंटिन्यूसली परसिस्टेंटली हाई रह रहा है, वो कोई 3 से 4 ग्लूकोज स्पाइक से नहीं बदलने वाला। मैं बता रहा हूं ऐसा क्यों होता है, क्योंकि जब भी आपका ब्लड शुगर स्पाइक होता है ना, तो एट द सेम टाइम उनका ब्लड शुगर लो भी होता है, हाइपोग्लाइसीमिया में भी जाते हैं वैसे पेशेंट्स। अब किसी का मान लीजिए आपका ब्लड शुगर 180-200 के अराउंड गया कार्बोहाइड्रेट को खाने के बाद, लेकिन फिर पता चला कि 1 से 2 घंटे बाद उनका ब्लड शुगर 60 की तरफ चला गया, 70 की तरफ चला गया। हाँ हाँ। तो आप जब एवरेज निकालेंगे ना, तो अराउंड 100-110 के अराउंड आएगा। तो इसलिए ऐसे लोगों में जिनका मल्टीपल स्पाइक्स चल रहा है, तो वैसे लोगों का ट्रॉफ भी जा रहा है, डाउन भी हो रहा है उसी रफ्तार से। तो जितना स्पाइक उतना ट्रॉफ, तो वो काइंड ऑफ ना काउंटर बैलेंस कर लिया। वो हाई ब्लड शुगर का हेमोग्लोबिन के लेवल पे, HbA1c के लेवल पे वो चेंज नहीं दिखेगा, क्योंकि जब आपका ब्लड शुगर लो जाएगा देन क्या होगा, एवरेज वैल्यू जो है ब्लड शुगर का वो तो कम हो गया ना, क्योंकि हाइपो में चला गया वो पेशेंट, हाइपर के बाद हाइपो हो गया। तो जैसे मान लीजिए 200 ब्लड शुगर किसी का गया और फिर 2 घंटे बाद उसका 50 और 60 चला जाता है, तो एवरेज आप निकालेंगे तो 120-130 के अराउंड रहेगा। तो इससे HbA1c परसेंटेज आपका इसलिए बढ़ता नहीं है इसलिए ऐसे पेशेंट्स में। तो जब तक पेशेंट का ब्लड शुगर परसिस्टेंटली हाई नहीं रहेगा 150-180, और जब एवरेज आप देखेंगे, क्योंकि अब परसिस्टेंटली देख लीजिए 24 आवर्स अगर किसी का 150-180 के अराउंड रह रहा है पूरे दिन, महीनों तक, देन एवरेज भी उसका क्या आएगा, उसी के अराउंड आएगा। 150 जब पूरे दिन रह रहा है तो एवरेज क्या होगा, 150 होगा ना। तो HbA1c परसेंटेज आपका बढ़ जाएगा यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे स्पाइक और पीक और ट्रफ की बात ही नहीं है, यहाँ पे डाउन जा ही नहीं रहा है जो आपके स्पाइक को बेसिकली निगेट करे उसके इफेक्ट को। तो एवरेज ब्लड शुगर क्योंकि आपका कंटिन्यूसली 160-180 रहता है, देन HbA1c परसेंटेज बढ़ जाएगा, और इसी समय हम डायबिटीज को डायग्नोज करते हैं। हम डायबिटीज उस समय कहाँ बोल रहे हैं जब पेशेंट को 10 बार या 12 बार कार्बोहाइड्रेट खाने से स्पाइक हो रहा है, 8 बार, जो भी है, जितनी मील्स आप लेते हैं कार्बोहाइड्रेट डाइट को, तो वहां पे तो हम डायबिटीज नहीं बोल रहे किसी को। क्यों नहीं बोल रहे, क्योंकि वो शुगर स्पाइक के साथ आपका लॉस भी हो रहा है, हाइपोग्लाइसीमिया में भी जा रहा है पेशेंट, और इसलिए HbA1c का परसेंटेज आपका चेंज नहीं होता, HbA1c परसेंटेज नॉर्मल रहता है। मैं तो वैसे कई लोगों का मैं मतलब फोर्स में देखा हूं, मतलब 4.5-4.6 के अराउंड रहता है वैसे लोगों का, हाई कार्बोहाइड्रेट डाइट वालों का, क्योंकि वो लोग हाइपोग्लाइसीमिया से काफी सफर करते हैं, उनको पता नहीं लगता है, बस रिएक्टिव हाइपोग्लाइसीमिया बोलते हैं उसको, क्योंकि आप जिस समय कार्बोहाइड्रेट को खाते हैं आपका ब्लड शुगर स्पाइक होता है, और उस ब्लड शुगर स्पाइक के रिस्पॉन्स में जब आपका इंसुलिन रिलीज होता है, तो वो इंसुलिन उस ग्लूकोज को नॉर्मल करने के दौरान क्या होता है कि लो हो जाता है आपका ब्लड शुगर। और क्योंकि ये एपिसोड आपका हाइपरग्लाइसीमिया ऑल्टरनेट होता है हाइपोग्लाइसीमिया के साथ, तो इस वजह से आपका ब्लड शुगर उस तरह से नहीं रहेगा कि आपका HbA1c को बढ़ा दे, परसेंटेज को, समझ रहे हैं बात को। और इसलिए ऐसे लोगों में HbA1c परसेंटेज नहीं बढ़ता, और इसलिए डायबिटीज भी डायग्नोज नहीं होता। लेकिन जो स्पाइक से आपका जो डैमेज हो रहा है, ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस क्रिएट हो रहा है बॉडी में, वो तो आपको मिलेगा। इसलिए बोला जाता है कि डायबिटीज के पेशेंट को डायबिटीज के कॉम्प्लिकेशन के लिए डायबिटीज होने का वेट करने की जरूरत नहीं है, उससे पहले ही हो जाता है उनका कॉम्प्लिकेशन। ओके, नंबर में नहीं आ रहा बट पहले ही कॉम्प्लिकेशन हो सकता है। तो डॉक्टर, इसको डायबिटीज़ जो आपने बोला डिसरेगुलेशन, इसको समझने के लिए डोंट यू थिंक कि फास्टिंग इंसुलिन और फास्टिंग ग्लूकोज, जो कि एक स्पॉट वैल्यू है, उसी टाइम की वैल्यू है, वो बेटर क्राइटेरिया हो सकता है? दिस HbA1c इज नॉट दैट गुड अ क्राइटेरिया? हाँ, मतलब आप अगर जैसे HbA1c आपका परसेंटेज क्या हुआ कि
अगर डायबिटीज हो गया आपको, आप देख लिए आपको आ गया अगर उस रेंज में, देन आप डायबिटीज बोल दिए। जो आप, मुझे ऐसा लगता है आप होमा आईआर की बात कर रहे हैं, इंसुलिन ग्लूकोज। होमा आईआर, यस। हाँ, हाँ। तो फास्टिंग इंसुलिन तो टेस्ट कर ही रहे हैं, मतलब कन्वेंशनल मेन स्ट्रीम में तो नहीं हो रहा, लेकिन जितने भी अब तो लोग आपको प्रैक्टिस करते हैं वो अपने फास्टिंग इंसुलिन को मॉनिटर करते हैं, और फास्टिंग इंसुलिन को देखते हैं, देन फास्टिंग ग्लूकोज को आप देखते हैं, और उन दोनों का मल्टीप्लिकेशन के बाद डिवाइडेड बाय शायद 405 होता है जब हम मिलीग्राम पर डेसीलीटर में yes. हम देखते हैं। yes. तो वो आपको काइंड ऑफ थोड़ा बेटर एक पिक्चर प्रोवाइड करता है, ये मैं मानता हूँ डेफिनेटली, क्योंकि आपका अगर फास्टिंग इंसुलिन हाई है और ग्लूकोज अगर कम आता है, क्योंकि आप फास्टिंग ग्लूकोज, प्रॉब्लम क्या है ना कि ये सारे जो सैंपल्स हैं हमारे, ये स्पॉट सैंपल है ना। आप अगर आज फास्टिंग इंसुलिन करा रहे हो, फास्टिंग ग्लूकोज करा रहे हो, तो आप फिर कल नहीं कराओगे। इतना क्रेजी कोई नहीं है, क्योंकि इतने पैसे भी कोई नहीं लगाना चाहता है ना। exactly, अब प्रॉब्लम यह है कि आप आज के दिन फास्टिंग इंसुलिन कराए, आपका लेट से आपका 12 आता है ना, और आप फास्टिंग ग्लूकोज कराए आपका 70 आया। अब 12 को आप 70 से मल्टीप्लाई करेंगे और जो भी आएगा उसको आप डिवाइड करेंगे 4। हाँ, जो भी आप लगभग कितना आएगा, आप वैल्यू निकालते हैं इसका तो 2.5। अब यहाँ पे अगर देखते हैं तो कह सकते हैं कि ये इंसुलिन रेजिस्टेंस वाले रेंज में आ रहा है, ठीक है, ये तो ये बात हो गई। लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ प्रैक्टिकली क्या होता है कि कई बार सेम पेशेंट में अगर फास्टिंग इंसुलिन वो नेक्स्ट डे कराएगा तो उसका 4 आता है फास्टिंग इंसुलिन, और ऐसा होता है, ये मैं रियलिटी बता रहा हूँ। 4 के साथ अगर आप फास्टिंग ग्लूकोज को आप मल्टीप्लाई करेंगे 70 इंटू 4 280, अब 280 डिवाइडेड बाई 405, ये नॉर्मल है। yes, तो आप तो आप मेटाबॉलिकली सिक पेशेंट में आप ये एक्सपेक्ट कर रहे हो कि उसका 1.9 से ऊपर आना ही आना है, इंसुलिन रेजिस्टेंस हमें मिलना ही मिलना है। ऐसा नहीं होने वाला है, ऐसा नहीं होता, क्योंकि आप जिस पैरामीटर को होमा आईआर के लिए आप टेस्ट कर रहे हो वो पैरामीटर अपने आप में बहुत ज्यादा वैलिड टूल नहीं है, जैसे फास्टिंग इंसुलिन है। फास्टिंग इंसुलिन का अपना एक प्रॉब्लम है, उस प्रॉब्लम को भी मैं बताऊंगा। अब फास्टिंग इंसुलिन जो अपने आप में ही बहुत ज्यादा वैलिड नहीं है, आप अगर उसको यूज करते हुए एक होमा आईआर, एक नया एक, क्योंकि होमा आईआर कोई टेस्ट नहीं है ना, आप तो फास्टिंग इंसुलिन फास्टिंग ग्लूकोज को आप कैलकुलेटिव मेथड से आप निकाल दे रहे हो, एक एज अ पैरामीटर एस्टेब्लिश एग्जैक्टली, है ना। लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि वो फास्टिंग इंसुलिन रिलायबल नहीं है। अभी आपका कुछ है, कल कुछ और रहेगा, परसों कुछ और रहेगा, और ऐसा क्यों होगा इसको भी मैं बताऊंगा। और इसलिए होमा आईआर कई बार मिस कर जाता है, मतलब सीरियसली मेटाबॉलिकली कोई सिक होगा लेकिन होमा आईआर पे उसका आएगा नॉर्मली, ये प्रॉब्लम है। हाँ, जो बहुत हेल्दी हैं, ऑप्टिमली मेटाबॉलिकली हेल्दी हैं, ये चांसेस है कि उसमें गलत नहीं बताएगा एटलीस्ट, कि आपका उस रेंज में नहीं जाएगा कि आपको लगे कि अरे बाप रे मेरा होमा आईआर बहुत बड़ा हुआ है। क्योंकि डेफिनेटली जाहिर सी बात है, अगर आप लो कार्बोहाइड्रेट डाइट कर रहे हैं, आपका इंसुलिन कभी उस रेंज में रहता नहीं है, और आपका ब्लड ग्लूकोज भी फास्टिंग उस रेंज में नहीं रहेगा। लेकिन लेट्स से आपका कभी 7 आ गया, 8 आ गया फास्टिंग इंसुलिन, और आपका ब्लड शुगर 110 आ गया, तो यहां पे भी आपका रेंज थोड़ा सा टुवर्ड्स इंसुलिन रेजिस्टेंस की तरफ चला जाएगा। तो exactly. यहाँ पे भी प्रॉब्लम है। लेकिन जब आप मेटाबॉलिकली हेल्दी हैं तो लाइकलीहुड थोड़ा कम होता है उस इंसुलिन रेजिस्टेंस वाले क्राइटेरिया में आने का। लेकिन अगर आप सीरियसली मेटाबॉलिकली सिक हैं तो आप बहुत चांसेस, कई बार ऐसा होता है कि आप स्किप कर जाते हो, आप उसमें डिटेक्ट नहीं हो गया कि आप इंसुलिन रेजिस्टेंस है आपको, सो कॉल्ड जो भी है, और या फिर डायबिटीज की तरफ, डायबिटीज इन सीटू भी हम टर्म यूज करते हैं उसके लिए। डायबिटीज होने से पहले जो भी इंसुलिन रेजिस्टेंस का स्टेज होता है उसको डायबिटीज इन सीटू बोलते हैं, क्योंकि इन प्रोसेस है, अभी डायबिटीज हुआ नहीं है हमें, इसलिए इन सीटू टर्म यूज किया जाता है उसके लिए। तो ये सारे प्रॉब्लम्स हैं, तो हमें ना सारे न्यूआंसेस को देखना पड़ेगा, कॉन्टेक्स्ट को समझना पड़ेगा कि जिस चीज को हम कर रहे हैं वो कितना ज्यादा वैलिड है साइंटिफिकली और कितना रिलायबल है। पेशेंट को अगर इस तरह का रिजल्ट आएगा तो हमें उसे इंटरप्रिटेशन देना होगा, बताना पड़ेगा कि ऐसा क्यों हुआ आपके साथ। तो जब आपको ये चीजें बतानी ही पड़ती है तो आप इन सारे पैरामीटर्स पे बहुत ज्यादा क्यों रिलाई करते हो, मेरा ये कहना है ना। क्योंकि ये सब डाउन साइड्स है, इसमें हमें पता नहीं लगता इस सब टेस्ट का। अगर आप करा लिए, उसमें आ गया तो अच्छी बात है, लेकिन नहीं आया तो आप ये नहीं कह सकते कि अब नॉर्मल हो तुम,
ये मतलब है। तो ये